नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में 2 दिनों के करंट अफेयर 18 और 19 जून के करंट अफेयर को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ, कल संडे था तो आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी अपनी शॉर्ट नोट्स जो बनाई है उन लोगों ने उसको रिवीजन किया होगा, बाकी अदर सब्जेक्ट को भी आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो देखिए संडे को थोड़ा सा प्रॉपर यूटिलाइज किया करिए आप लोग। संडे को आप लोग को ब्रेक मिलता है, मुझे पता है बहुत सारे काम होते होंगे, लेकिन बावजूद उसके थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जितने भी आपने एक हफ्ते में जो चीजें पढ़ी हैं उनको रिविजन क्या करिए। इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते दोस्तों, अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस रीड करो तो जिन्हें आंसर पता रहा करें वो कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर करते रहा करिए। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि एनसेलेडस निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सैटेलाइट है एनसेलेडस, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस ग्रह का, ठीक है, चंद्रमा है। ऑप्शंस दोस्तों आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इज बी, शनि का। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखा जाए जो शोधकर्ता रहे दोस्तों, उनको जो शनि का चंद्रमा है जिसका नाम है एनसेलेडस, उसमें जो है बर्फीले कण पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें से बर्फीले कण निकलते हैं और इन बर्फीले कणों में दोस्तों एक पदार्थ है जिसका नाम है फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस की उपस्थिति की खोज की गई है शोधकर्ताओं के द्वारा। कहां से दोस्तों? तो ये जो शनि का चंद्रमा है एनसेलेडस से निकलने वाले बर्फीले कणों में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे वहां पे जीवन के होने की संभावना दिखती है फास्फोरस, क्योंकि अगर हम फास्फोरस की दोस्तों बात करें, अभी देखते हैं तो इससे क्या होगा। देखिए जो अभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ही, जो हमारा सौर मंडल, उसमें पृथ्वी पर ही जीवन है। फास्फोरस मिलने के बाद हमें यह समझ में आता है कि ये संभावना, यानी कि कोई भी पृथ्वी से परे जो आकाशीय पिंड है वहां पे निवास क्षमता को समझने की संभावना खुलती है। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए फास्फोरस, देखिए जो हमारे शरीर का जो डीएनए होता है दोस्तों और आरएनए जो होता है उसकी संरचना का ये मूलभूत इकाई होता है। ठीक है, तो ये फास्फोरस से डीएनए आरएनए बनता है और ये ध्यान रखिएगा ये जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डीएनए आरएनए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम फास्फोरस की बात करें तो जो कोशिका झिल्ली और ऊर्जा वाहक अणु है उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनसेलेडस से जो फास्फोरस की खोज की गई है दोस्तों, इससे हमें यह पता चल रहा है कि चंद्रमा में जीवन के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो जीवन की संभावना यहाँ से हमें देखने को थोड़ा सा मिल रही है फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। हमने बताया कि फास्फोरस दोस्तों क्या है कि डीएनए आरएनए की संरचना में एक मूलभूत इकाई है। तो यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आइए कुछ और भी हम बात कर लेते हैं अदर सैटेलाइट के बारे में। देखिए ध्यान रखिएगा, हमने बात करा कि किसके बारे में दोस्तों, एनसेलेडस, जो कि किसका टाइटन, ये ध्यान रखिएगा ये शनि का, ठीक है, चंद्रमा है। शनि का जो सबसे बड़ा दोस्तों चंद्रमा उपग्रह है वो है टाइटन, ध्यान रखिएगा। और ये पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है सौरमंडल का? तो बृहस्पति का दोस्तों जो उपग्रह है गैनेमेड, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरे नंबर पर टाइटन आता है जो कि शनि का है। देखिए मंगल जो है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। ठीक है, फोबोस है और डिमोस है। और सर्वाधिक अगर उपग्रह की बात किया जाए, सैटेलाइट की बात किया जाए दोस्तों, तो ये बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है। और यहाँ पे आपके सामने ये सूची बनी है जुपिटर की। ठीक है, बृहस्पति के देखिए कौन कौन से हैं। यहाँ पे गैनीमेड है जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा नंबर जो है टाइटन का है जो कि सैटर्न का है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अर्थ का कौन सा दोस्तों? मून है। डेमोस फोबोस की हमने बात किया जो कि किसका है? मार्स का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रिटॉन की बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, ट्रिटॉन हो गया, नेरेड हो गया, ये सब किसका है? नेपच्यून का है। ठीक है, यूरेनस की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा, ये जो है लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कौन से ग्रह का, ठीक है, कौन से ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करिए कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बात करते दोस्तों, हमारा ये भी प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि पार्क सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी का सौर मिशन है। तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का दोस्तों ये पार्क सोलर प्रोब मिशन है। और हम बात करेंगे कि ये किससे संबंधित है, किसके अध्ययन के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा नासा, ठीक है, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है उसका ये पार्क सोलर प्रोब मिशन है, सौर मिशन है। तो सौर मिशन से संबंधित यानी कि सूर्य से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा पार्क सोलर, ठीक है, माफ करिएगा, पार्कर सोलर प्रोब जो है वो नासा का एक अग्रणी सौर मिशन सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए
ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये जो है पार्क सोलर प्रोब जो है ये सूर्य के करीब पहुंच गया है। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये जो महत्वपूर्ण मिशन है, इस मिशन से जो सौर की हवा के स्रोत है, सौर हवा के स्रोत की खोज की है। तो जो सूर्य से निकलने वाली जो हवा है दोस्तों, उसके स्रोत की खोज करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। सौर पवन को समझना दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के प्रभामंडल के से कणों और ऊर्जा को पृथ्वी की ओर लेके जाते हैं, जिस कारण से इसके बारे में जानना आवश्यक है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है बर्कले, वहां के जो शोधकर्ता ने उन्होंने पार्कर सोलर प्रोब द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग करते हुए सौर पवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो जो सौर पवन निकलता है, ठीक है, हवा निकलती है, उसके जो है अध्ययन किया गया है। ठीक है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के शोधकर्ताओं के द्वारा। सूर्य के प्रभामंडल से उत्पन्न कणों की यह धारा अंतरिक्ष मौसम का एक आवश्यक घटक है। ये जो प्रभामंडल है सूर्य का, उससे जो कण है वो जो निकलते हैं, ये हमारे अंतरिक्ष मौसम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये हमारे ग्रहों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिस कारण से इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये नासा का मिशन है जो कि सूर्य के करीब गया है। ठीक है, सूर्य के बारे में जानकारी लेने वाला ये मिशन है। आइए नासा के बारे में जो है, नासा के कुछ अन्य मिशन के भी बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक मिशन है वाइपर मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है, वो इसी साल यानी कि 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रहा है। तो ये चंद्रमा पर भेजे जाने वाला पहला मोबाइल रोबोट है और नासा ने इस मिशन को क्या नाम दिया है दोस्तों? वाइपर, यानी कि वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वाइपर नाम दिया गया है इस मिशन को। ठीक है, और ये चंद्रमा से संबंधित है। वही बात करते हैं दोस्तों आर्टेमिस मिशन की। ठीक है, नासा ने देखा जाए आर्टेमिस मिशन को चंद्र अन्वेषण यानी कि चंद्रमा के अन्वेषण के लिए अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। ये नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, और इसका जो नाम रखा गया है दोस्तों आर्टेमिस मिशन का, वो ग्रीक पौराणिक जो कथाएं हैं उनमें जो उनके देवता है, ग्रीक देवता जो है अपोलो, उनकी जुड़वा बहन के नाम पर जो है आर्टेमिस मिशन का नाम रखा गया है। आर्टेमिस मिशन देखिए क्या है, ये आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम, आर्टेमिस मिशन भी चंद्रमा से संबंधित है, आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। और इसके माध्यम से देखिए जो नासा है, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ये योजना बना रहा है 2024 तक पहली महिला और पहले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। ठीक है, आर्टेमिस मिशन के माध्यम से। तो ये था दोस्तों नासा के कुछ महत्वपूर्ण मिशन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। भारत इस वर्ष किस देश में एनएनसी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में भाग लेगा? तो देखिए किस देश में एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और भारत उसमें जो है हिस्सा लेने जा रहा है। किस देश में दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये है फ्रांस। ठीक है, यूरोपियन कंट्री फ्रांस। तो भारत जो है इस साल पहली बार, ध्यान रखिएगा, ये पहली बार है जो फ्रांस में एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, ठीक है, यानी कि एनएनसी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव, ठीक है, माफ करिएगा AIAF, ठीक है, उसमें ये भाग लेने जा रहा है। यहाँ पे बात करें, देखा जाए यहाँ पे जो सूचना और प्रसारण सचिव है दोस्तों अपूर्व चंद्रा, उनके नेतृत्व में एनिमेशन उद्योग की जितने भी प्रतिष्ठित हस्ती हैं वो एक साथ, ठीक है, हस्तियों के साथ एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, AIAF में वैश्विक दर्शकों के लिए एनिमेशन और ठीक है, ध्यान रखिएगा, BFX सामग्री बनाने में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। भारत ने देखा जो हाल ही में वैश्विक निर्माण केंद्र के लिए BFX और एनिमेशन सामग्री के पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है भारत। ठीक है, हाल ही में। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो एनएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल है दोस्तों, ये फ्रांस में आयोजित होने जा रहा है और भारत जो है पहली बार इसमें भाग ले रहा है। आइए कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। देखा कि भारतीय नौसेना ने लद्दाख में सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वहां के युवाओं और नागरिक समाज को जोड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम, क्या नाम है, जूले लद्दाख यानी कि हेलो लद्दाख आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे जूले लद्दाख जो है आयोजित किया गया है, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। वहां के जो युवा हैं, जो नागरिक हैं, उन समाज को जोड़ने के लिए, युवाओं को सेवाओं के बारे में जागरूक करने के लिए ये जो है जूले लद्दाख, हेलो लद्दाख जो है आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में किस राज्य सरकार ने
सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लिया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सीबीआई बॉडी के बारे में हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो किस राज्य सरकार ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लिया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर इज डी है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो हाल ही में देखा जो तमिलनाडु सरकार है उसने राज्य में जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है, जो सीबीआई का फुल फॉर्म है, केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति को वापस लेने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये जो फैसला लिया गया है दोस्तों, इससे क्या मतलब हुआ? देखिए अभी तक जो है ना सीबीआई को राज्य में जो जांच करने के लिए अगर किसी भी सीबीआई से, कि सीबीआई जो है सेंट्रल एजेंसी है, केंद्र सरकार की एजेंसी है, और अगर उसको किसी भी राज्य में कोई ऐसा भ्रष्टाचार संबंधित, स्पेशली देखा जाए जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उन पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप होता है, तो निर्बाध रूप से उस राज्य में जा करके बिना किसी रोक टोक के वो जांच कर सकते थे। तो ये जो है सामान्य सहमति पर होता था, लेकिन अभी जो है तमिलनाडु की सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो समान सहमति को वापस लेगा। इससे क्या होगा कि अब जब भी राज्य में जांच करना होगा सीबीआई को, तो उसे सबसे पहले जो है तमिलनाडु सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा कि हम राज्य में आकर के जांच कर सकते हैं या नहीं। सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति एजेंसी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में निर्बाध जांच करने की अनुमति देता है। ठीक है, यह प्रत्येक मामले के लिए विशिष्ट अनुमति मांगे बिना जांच करने के लिए एजेंसी की पहुंच को सुविधा प्रदान करता है। तो बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें बिना किसी अनुमति के जो है केंद्रीय एजेंसी जाकर के राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी जो चीजें हुई हैं उसकी जांच वो कर सकता था, भ्रष्टाचार से संबंधित जो कुछ भी गतिविधियां हुई हैं। अब ये सहमति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? अब सहमति देखिए अब क्या होगा कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है उसमें आप राज्य से परमिशन ले रहे हैं तो एक लंबा टाइम लग जाता था, लेकिन जब ये आम जो सामान्य सहमति की वजह से क्या होता था, भ्रष्टाचार से संबंधित जो जांच होती थी उसमें तेजी आ जाती थी, सुचारू कार्रवाई जो है सुनिश्चित होती थी, ठीक है, बिना किसी हस्तक्षेप के। लेकिन अभी तमिलनाडु की सरकार ने ये फैसला लिया है कि भाई अब कभी भी सीबीआई को अगर राज्य में आना है, जांच करना है, तो उससे पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम सीबीआई के बारे में, जिसे हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी, देखिए 1962-63 की बात है। भ्रष्टाचार निवारण पर केंद्र सरकार के द्वारा एक जो है समिति बनाई गई थी, संथानम समिति। इसी संथानम समिति के सुझावों के आधार पर 1963 में, ठीक है, सीबीआई की स्थापना की गई थी। किसके समिति के आधारों पर दोस्तों? सुझाव पर संथानम समिति। ये जो ध्यान रखिएगा, सीबीआई को देखिए जो उसकी पावर मिलती है, जो सीबीआई जो शासित होता है वो किस अधिनियम के तहत? तो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम के द्वारा ये शासित होता है। वर्तमान में देखा जाए जो सीबीआई है वो भारत सरकार जो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय है उसके अधीन ये कार्य करता है। वर्तमान में देखिए इसके नए चीफ बनाए गए सीबीआई के प्रवीण सूद, ठीक है, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। तो ये सीबीआई के नए चीफ बनाया प्रवीण सूद, ठीक है। तो दोस्तों ये था, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीबीआई के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रामगढ़ विषधारी रिजर्व, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज छूट गया है, विषधारी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या फिर हरियाणा है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर इज ए है, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में जो है रामगढ़ विषधारी रिजर्व स्थित है। चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए थोड़ा सा इसके पहले बारे में जान लेते हैं जो रामगढ़ विषधारी रिजर्व के बारे में, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया था, ठीक है। 2021 में इसको बाघ अभ्यारण्य नामित किया गया था राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के द्वारा। इसकी बात करें कि रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी देखा जाएगी, शुरुआत में 1982 में राजस्थान वन्य पशु और प्रशिक्षण अधिनियम, ठीक है, यहाँ पे माफ करेगा, ये शुरुआत में बात किया जाए तो 1982 में राजस्थान वन्य पशु और पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था।
इसके बारे में बात किया जाए दोस्तों, इस अभ्यारण्य में देखा जाए बफर क्षेत्र भी शामिल है। तो यहाँ पे 481.9 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र है और यहाँ पे 1019.98 वर्ग किलोमीटर का दोस्तों बफर क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। और ये बफर क्षेत्र की बात करें तो वन जीव संरक्षण के लिए पर्याप्त स्थल प्रदान करता है। इस अभ्यारण्य से दोस्तों मेज नाम की एक सहायक नदी बहती है, मेज नदी बहती है और मेज जो कि चंबल नदी है दोस्तों, उसी की ये सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है और इस अभ्यारण्य से होकर के बहती। पूछा जा सकता है कि जो है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से होकर के कौन सी नदी बहती है दोस्तों, मेज नदी। अच्छा, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी हाल ही में देखा जाए तो जो वन विभाग है, ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, उस बफर जोन में वन प्राणी सफारी शुरू करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वन प्राणी सफारी शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, जिस कारण से यह अभ्यारण्य चर्चा में आ गया। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में जो वन जीव सफारी स्थापित करना है, उसका उद्देश्य देखिए क्या है वन विभाग का। तो एक तरीके से इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और वन जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस उद्देश्य से जो है वन विभाग ने ये फैसला लिया है कि जो बफर जोन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का, उसमें वन्य प्राणी सफारी की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों, ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अन्य टाइगर रिजर्व की बताइए, नाम बताइए कौन कौन से हैं जो राजस्थान में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व या फिर हम नेशनल पार्क कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही चर्चा किया है कि उदयपुर जो कि राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर में जो गुलाब बाग है, वहां पे सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है और इस टॉय ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस। तो ये सीएनजी से संचालित की गई है प्रदेश की पहली टॉय ट्रेन, कहाँ पे दोस्तों, उदयपुर के गुलाब बाग में, ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? कौन सा करेगा दोस्तों? कोच्चि करेगा, ठीक है, केरल का शहर कोच्चि करेगा। तो भारत में देखा जाए 2025 फरवरी 2025 में केरल के कोच्चि में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने की इच्छा व्यक्त की है, ठीक है। इसका विषय क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट मील, ठीक है, ये इसका जो है थीम था। बात करें दोस्तों इसके बारे में, जो कि आप अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान, इसमें राज्यों, नेशनल सेक्शंस, अकादमी अनुसंधान केंद्रों का एक परिसंघ है। इसकी स्थापना दोस्तों 1930 में की गई थी, ठीक है। बात करें इसके देखा जाए तो ये जो दोस्तों ये जो प्रशासनिक सेवा संस्थान है, ये राज्यों, नेशनल सेक्शन, ठीक है, 1930 में किया गया था, सेम लाइन रिपीट है। इसके मुख्यालय देखिए कहाँ पे दोस्तों, बेल्जियम की जो राजधानी दोस्तों ब्रिसेल्स में इसका, ठीक है, मुख्यालय हेडक्वार्टर है। वार्षिक सम्मेलन में दोस्तों देखिए कितने सदस्य भाग लेंगे, तो 30 जो है सदस्य देश, 18 नेशनल सेक्शन, 50 से अधिक जो है जितने भी प्रशासनिक विश्वविद्यालय के और लोक प्रशासन के संस्थान जो है वो भाग ले रहे हैं। इसमें जो है भविष्य के प्रशासनिक सुधारों के बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 में जो अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा संस्थान का जो वार्षिक सम्मेलन होगा, उसकी मेजबानी की इच्छा व्यक्त की गई भारत के द्वारा, कहाँ पे? केरल के कोच्चि में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया है? तो ये राजा महोत्सव है, किस राज्य में आयोजित किया गया है, जो कि कृषि महोत्सव है, ये ध्यान रखेगा, ये किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में देखिए आयोजित किया जाए राजा महोत्सव को, देखिए किन किन नाम से जानते हैं, राजा परबा या फिर यहाँ पे मिथुन संक्रांति, इस नाम से जाना जाता है। और ये भारत का जो उड़ीसा राज्य है दोस्तों, वहां पे ये नारीत्व की 3 दिवसीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा में, ठीक है। इस त्योहार के दौरान देखिए जो लोक पारंपरिक व्यंजन है उसको बनाया जाता है, पान का स्वाद लिया जाता है, परिवार सदस्य के जो लोग होते हैं, परिवार सदस्य जो दोस्त होते हैं, वो लोग एक साथ बैठ करके कार्ड खेलते हैं, अन्य भी खेलों का आनंद लिया जाता है, ठीक है। त्योहार के पहले दिन देखा जाए पाहिली राजा कहा जाता है, जो फर्स्ट डे होता है उसको पाहिली राजा कहा जाता है, यानी कि पहला राजा, जो त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। और इस त्योहार में लोग जो है सभी प्रकार की तैयारी करते हैं। बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, बेसिकली राजा पर्व या फिर मिथुन संक्रांति जो मनाई जाती है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति रक्षकों के लिए नया स्मारक स्थापित करने के किस देश के प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो यहाँ पे देखिए
कि शहीद जो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन के जो सोल्जर्स होते हैं जो दोस्तों जो अन्य देशों में जाते हैं शांति पीस के लिए, उस दौरान वो जब शहीद हो जाते हैं तो उनके स्मारक स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया, किस देश के द्वारा, वो बात कर रहे हैं। तो देखिए और कौन हो सकता है ऐसा सोचने वाला, ये देखिए हमारा प्यारा देश भारत। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में देखा जाए जो महासभा यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, उसमें देखिए बात करें तो ने जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान, यानी कि जब वो जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, जो दूसरे देशों में शांति बनाए रखने के लिए जो जाते हैं, उस दौरान जब वो शहीद हो जाते हैं, इन शहीद हुए शांति रक्षकों के लिए नई स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो एक नई स्मारक दीवार बनानी चाहिए इन शांति रक्षकों के लिए, ऐसा प्रस्ताव भारत ने दिया था, जिसको स्वीकार कर लिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शहीद शांति रक्षकों के लिए एक स्मारक दीवार स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को दोस्तों रिकॉर्ड 190 प्रस्तावकों ने जो है सहमति दी है। यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक स्मारक दीवार का जो प्रस्ताव का जो प्रारूप था दोस्तों, जैसा कि यूनाइटेड नेशन में भारत की जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था महासभा के सामने और इसे आम सहमति से स्वीकार भी किया गया है। ठीक है, रुचिरा कंबोज का भी नाम ध्यान रखेगा। तो ये ध्यान रखेगा कि जो शांति शहीद रक्षकों के लिए नया स्मारक स्थापित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है और इसके प्रस्ताव को रखा किसके द्वारा गया था, भारत के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि कहां पर स्थित नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। कहां पे था दोस्तों ये नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी सोसाइटी? ऑप्शंस आपके सामने देखिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दिया करिए वीडियो को और लाइक कर दिया करिए। उसका करेक्ट आंसर इज ए, नई दिल्ली। ठीक है, देश की राजधानी नई दिल्ली में है ये। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखिए नई दिल्ली में है ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसका भी हाल ही में जो सरकार है उसने फैसला लिया है कि अब इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी को हम किस नाम से जानेंगे, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, ठीक है, से नाम जानेंगे। तो इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पे जो रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह, उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की जो बैठक हुई थी और इसी बैठक के दौरान जो है ये निर्णय लिया गया कि अब इस मेमोरियल का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा जाएगा। वर्तमान में जो ध्यान रखिएगा, इसी मेमोरियल के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों कौन है, वो राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, इसके पहले भी देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में 3 मूर्ति परिसर, देखिए प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मूर्ति परिसर। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। 3 मूर्ति परिसर में नई दिल्ली में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित इस संग्रहालय को स्थापित करने का विचार किया है। देखिए जब जितने भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस दौरान जितने भी प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं उनके द्वारा जो किए गए कार्य, जो उनकी उपलब्धियां नहीं है, वो सारे जो है इस म्यूजियम में दिखाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बात करें इसके बारे में कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की कार्यकारी परिषद में 3 मूर्ति स्टेट में संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, आइए इस मेमोरियल संग्रहालय की बात कर लेते हैं, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की। इसकी स्थापना देखो दोस्तों 1964 में किया गया था। किसकी याद में? तो देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, उनकी याद में किया गया था। यह देखा जाए किस मंत्रालय के द्वारा, तो संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये एक स्वायत्त संस्थान है वर्तमान में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आते दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन दोस्तों? देखिए वो और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो इनके बहुत ज्यादा फॉलोवर है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न, यूपी स्पेशल भी हो जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ, इन्होंने आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए 2.5 करोड़ फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी लीडर्स के इतने ज्यादा फॉलोवर्स नहीं रहे हैं। ठीक है, कितने 2.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं दोस्तों इनके सोशल मीडिया पर। ठीक है, फॉलोवर्स के मामले में कई नेता और मशहूर हस्तियों को अभी तक इस मुकाम तक पहुंचना बाकी, बहुत सारे ऐसे हैं
जो फेमस थे, लेकिन इतने सारे फॉलोअर्स किसी के नहीं रहे जितना अभी योगी आदित्यनाथ जी के हैं। ठीक है, और इस ट्विटर पे इतनी बड़ी संख्या 2.5 करोड़ जो है फॉलोअर्स पार करने वाले ये देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये यूपी स्पेशल भी हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा 10 MCQ। बात करते दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। हमारा सबसे पहला आज का फैक्ट्स है कि G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यूनाइटेड किंगडम ने जैन मैरियट को पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। कहाँ दोस्तों? पाकिस्तान में। ठीक है, वही बात कर नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया? सुधांशु पंत को किया गया है। इंडिया सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, इंडिया सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला जो है ड्राइवर बनी, कौन? अर्चना अत्राम बनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि साथ ही साथ अपने नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको रिवीजन करते रहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।